Hello students, a very good morning to all of you. Welcome to my new lecture of class 12 solid state chemistry. आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेटालिक सॉलिड्स को। तो मेटालिक सॉलिड्स जो होते हैं वो जनरली मिलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। मिलिएबल का मतलब होता है अगर आपके पास एक आयरन का या मेटल कोई भी कॉपर हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, इसका एक पीस है तो आप इसको पीट पीट करके इसको आप एक सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है कि अगर आप उसको गर्म करके खींचेंगे तो वो एक जो है थीन वायर में कन्वर्ट हो सकता है। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स के जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं बहुत हाई होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स भी इनकी बहुत हाई होती है। दे आर इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव इन सॉलिड स्टेट ऑल्सो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो भी मेटल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में भी कंडक्टिव होते हैं क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मूवमेंट करते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होता है। मेटल्स आर ऑल्सो थर्मली कंडक्टिव। थर्मली कंडक्टिव का मतलब होता है कि आप मेटल के किसी रॉड को या मेटल के पीस के किसी एक कॉर्नर में अगर आप उसको हीट कर रहे हैं तो वो जो हीट है वो पूरे मेटल के जो बॉडी है उस पूरे बॉडी में वो फैलेगा। तो इसका मतलब है कि हीट भी कंडक्ट करता है, यानी कि हीट जो है फ्लो कर सकता है थ्रू द मेटल बॉडी। मेटल पोजेस लस्टर, यानी मेटल चमकीला होता है। मेटल्स आर नॉट ब्रिटल। आप मेटल को कितना भी बीट करेंगे, पीटेंगे या उसको आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो पतला हो जाएगा, चिपटा हो जाएगा, एक सीट में कन्वर्ट हो जाएगा, मगर वो टूटेगा नहीं। मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेटल्स के अंदर जो होते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम बिलोंगिंग टू द सेम एटम, सेम एलिमेंट ऑफ एटम। कहने का मतलब हुआ कि आप जो भी मेटल का पीस लेते हैं, सपोज कॉपर रॉड आप ले रहे हैं तो कॉपर रॉड के अंदर सिर्फ कॉपर एटम रहेगा और दूसरा कोई भी मेटल का एटम्स उसमें प्रेजेंट नहीं रहता है। कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स आर लिंक्ड बाय मेटेलिक बॉन्ड। जो भी एटम्स प्रेजेंट रहते हैं मेटल बॉडी के अंदर वे सभी जो है एक दूसरे से मेटालिक बॉन्ड से लिंक रहते हैं, यानी जुड़े हुए रहते हैं। एंड ईच एटम इज सपोज टू मेड अप ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच इज एज फॉलोज। मेटल के जो एटम्स होते हैं वो जनरली यह माना जाता है कि दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बने होते हैं। पहला हो गया मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दैट इज प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैलेंस सेल मतलब आउटर सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट सेल है जिसके इलेक्ट्रॉन्स के साथ केमिकल रिएक्शन कैरी करता है, वो उस सेल को वैलेंस सेल बोलते हैं। एंड फर्स्ट हो गया हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं मेटल एटम के अंदर, वो पहला हो गया हमारा मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एंड नेक्स्ट हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज रेसिड्यूज विच इज कॉल्ड कार्नेल्स। मेटल्स के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज जो रेसिड्यूज होते हैं उनको कार्नेल बोला जाता है। And the large number of kernels and valence electron are closely packed in a space so that metallic solids have high melting and boiling point. मेटल्स के अंदर जितने भी कार्नेल्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं एक दूसरे के साथ काफी मजबूती से एक अट्रैक्शन के साथ जुड़े होते हैं, जिसके कारण जो मेटालिक सॉलिड होता है उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं। इसी कारण से मेटल बहुत स्ट्रॉन्ग भी होता है। मेटालिक बॉन्ड्स जो बने होते हैं वो भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। एंड इसका एक मेमोरी टेबल हमने तैयार किया है। पिछले लेक्चर से लेकर के अभी तक में हमने जितने भी टाइप्स के सॉलिड पढ़े हैं, जो भी हमारा आयनिक सॉलिड हो गया, कोवैलेंट सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, इन सभी के प्रॉपर्टीज का एक चार्ट टेबल मैंने तैयार किया है। सपोज आयोनिक सॉलिड, जैसे हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। Ionic solids is made up of cations and anions. In case of covalent solid, it is made from atoms. In case of molecular solid, it is made from molecule. And in case of metallic solid, it is made from kernels and mobile electrons. यानी कि ये सभी constituent particle हैं जिनसे ये जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ मेटालिक सॉलिड है, मॉलिकुलर सॉलिड या जो भी है, इनके एटम्स का निर्माण होता है या फिर वो सॉलिड्स का निर्माण होता है। नेक्स्ट है हमारा बाइंडिंग फोर्स, जो कि इसमें डिफरेंट जिसमें जो भी प्रेजेंट रहता है। फिर हमने देखा था फिजिकल नेचर, वो भी है, मेल्टिंग पॉइंट्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड सम एग्जांपल्स। तो आप जल्दी से पेन एंड पेपर निकालिए और इसको नोट करते जाइए।
ये सभी जो है एक कैरेक्टर टेबल है जिसको कि आप यूज कर सकते हैं। अगर आप एक जो मैंने अब तक पढ़ाया है एक लंबी थ्योरी अगर उतना याद करने में प्रॉब्लम है तो एक कैरेक्टर टेबल को भी बना करके याद कर सकते हैं और इसको एग्जाम में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। The 2D representation of arrangement of atoms in a crystal is called two-dimensional lattice। मतलब टू डायमेंशन यानी कि लेंथ एंड ब्रेथ यानी एरिया, एक सीट ऑफ पेपर, एक प्लेन। टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन मीन्स एक प्लेन पर जो हम एक पेपर पर या कोई भी एक प्लेन एरिया पर जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसको 2D रिप्रेजेंटेशन या टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन या प्लेन रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है। तो इस रिप्रेजेंटेशन में जो भी हम एटम्स का जो अरेंजमेंट दिखाते हैं किसी क्रिस्टल के अंदर उसको टू डायमेंशनल लैटिस बोला जाता है। विच इज एन ऑर्डरली एरे। एरे मीन्स होता है एक संरचना। विच इज एन ऑर्डरली एरे ऑफ पॉइंट्स एट ए स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट। जिसमें कि एक जो भी पॉइंट्स हमारे होते हैं वो एक स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट में प्रेजेंट रहते हैं। एंड द एक्सटेंशन ऑफ दिस एरे इन 3 डायमेंशन इज कॉल्ड स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। यानी ये जो 2D रिप्रेजेंटेशन है इसको अगर 3D में अगर हम एक्सप्रेस करते हैं यानी 3 डायमेंशन यानी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, तो जो रिप्रेजेंटेशन हमको शो करेगा वो 3 डायमेंशनल लैटिस होगा या क्रिस्टल लैटिस कहलाएगा। और इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं अल्टरनेटिवली, द रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द पॉइंट इन अ क्रिस्टल is called crystal or space lattice। The representation of space lattice and unit cell। ये कंप्लीट जो फिगर है एक स्पेस यानी 3D लैटिस का स्ट्रक्चर है, 3D क्रिस्टल स्ट्रक्चर का फिगर है। एंड एक जो सिंगल यूनिट सेल का ये शेडेड पोर्शन से एक सिंगल यूनिट सेल का स्ट्रक्चर को शो किया गया है। एक यूनिट सेल के सभी कॉर्नर्स पर एक एक डॉटेड पॉइंट प्रेजेंट है। ये डॉटेड पॉइंट जो है इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, जो भी एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, आयंस है, जो कुछ भी है उसको इंडिकेट करते हैं। एंड एक सिंगल यूनिट जो है ऐसे कई सारे यूनिट्स को मिला करके ये क्रिस्टल कंप्लीट 3D क्रिस्टल स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। और जो मिनिमम जो एक पार्ट है जिससे कि इस पूरे यूनिट मतलब इस पूरे क्रिस्टल को मैन्युफैक्चर किया जा सके उस छोटे से छोटे यूनिट को यूनिट सेल बोला जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं 3D लैटिस सेल के, उसको हम लोग देखते हैं। ईच पॉइंट इन द लैटिस सेल इज नोन एज लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड एंड द पॉइंट रिप्रेजेंट्स द पार्टिकल, आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ क्रिस्टल। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो एक ईच पॉइंट्स जो है वो लैटिस साइड को रिप्रेजेंट करता है, इसको लैटिस साइड बोलते हैं। एंड ईच पॉइंट पर जो है जो भी इस क्रिस्टल के जो भी यूनिट मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, चाहे वो एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स, आयंस, जो कुछ भी हो वो यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। लैटिस पॉइंट आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइंस इन ऑर्डर टू डिपिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ सॉलिड। जितने भी लैटिस पॉइंट हैं इन सभी को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइंट किया जाता है और इसके ज्वाइंट करने के कारण जो है मतलब ज्योमेट्री जो है इस क्रिस्टल का वो पता चलता है, मतलब वो ज्योमेट्री का फॉर्मेशन हम लोग जान पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूनिट सेल। द स्मॉलेस्ट बट कंप्लीट यूनिट इन द स्पेस लैटिस विच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड अगेन इन द 3 डायमेंशन which generate the crystal of the given substance is called unit cell। ये कह रहा है कि smallest मतलब सबसे छोटा पार्ट बट एक कंप्लीट पार्ट जिसको कि बार बार अगर हम ऐड करते जाएं तो एक पूरे क्रिस्टल का जो है निर्माण करता है। वैसे छोटे से यूनिट को यूनिट सेल बोला जाता है, वैसे छोटे से पार्ट को यूनिट सेल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक दीवार को लेते हैं, एक वॉल को लेते हैं, तो वॉल का एक जो छोटा यूनिट होता है एक ब्रिक, कई सारे ब्रिक्स का एडिशन करने के बाद एक वॉल का मैन्युफैक्चर होता है, कंस्ट्रक्शन होता है। अ यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड एंड डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन अदर विद द हेल्प ऑफ एज लेंथ एंड एंगल बिटवीन द एजेस। किसी भी दो यूनिट के बीच का जो अंतर है
उसको हम उसके एज लेंथ एंड एंगल बिटवीन द एजेस जो है, मतलब दो एज के बीच का जो एंगल है उससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एज लेंथ क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। एज लेंथ जो है द एज ऑफ क्यूब और सेल, द एज ऑफ द सेल और द एज ऑफ क्यूब इन द लाइन is the line segment joining the vertices, and there are 12 edges in the cube like structure। ये जो दो पॉइंट्स के बीच का जो लेंथ है इस क्यूब में, दो वर्टेक्स के बीच का जो लेंथ है उस लेंथ को एज लेंथ बोला जाता है। एंड किसी भी क्यूब में हमारे 12 एजेस प्रेजेंट होते हैं। 12 एज आर प्रेजेंट इन अ क्यूब एंड जस्ट वेट, and the length of edge are called edge length। next है हमारा एंगल ऑफ क्यूब, इसको हम यहाँ समझते हैं। देखिए एंगल ऑफ क्यूब जो है, जैसे ये हमारा एक क्यूब है, क्यूब में जो 3 साइड हो गया हमारा, 3 मतलब डायमेंशन हो गया। फर्स्ट डायमेंशन हमारा एक्स एक्सिस, नेक्स्ट हो गया हमारा वाई एक्सिस एंड देन हो गया जेड एक्सिस। यानी कि लेंथ को अगर हम एक्स एक्सिस में रखते हैं, ब्रेथ को वाई एक्सिस में रखते हैं और हाइट को जेड एक्सिस में रखते हैं। देन जो एक्स एक्सिस में हमारा इस बॉक्स का जो लेंथ है, यूनिट लेंथ है, वो है ए। वाई एक्सिस में जो लेंथ है हमारा इस पॉइंट से, ये जो हमारा ब्लू डॉटेड पॉइंट है, ब्लू डॉटेड पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट, ये जो हमारा पॉइंट है, मैं यहाँ आपको डॉट देकर दिखाता हूँ। ये देखिए, हाँ, इस डॉट से लेकर के इस डॉट के बीच का जो लेंथ है वो है बी इन वाई डायरेक्शन। इन एक्स डायरेक्शन दिस पॉइंट से दिस पॉइंट के बीच का जो लेंथ है वो ए है। एंड इस ब्लू पॉइंट से लेकर के इस ब्लू पॉइंट के बीच का जो लेंथ है वो लेंथ है सी। ठीक है। एंड एंगल बिटवीन दिस एज लेंथ ए एंड एज लेंथ बी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो गामा है। बी एंड सी के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल अल्फा है। एंड सी एंड ए के बीच में जो एंगल बनेगा वो बीटा है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बी एंड सी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो अल्फा है, यानी एज बी एंड एज सी मिलाकर के अल्फा एंगल का निर्माण होता है। एज सी एंड एज ए से बीटा एंगल बनता है। एज ए एंड एज बी के कॉम्बिनेशन से गामा एंगल का कंस्ट्रक्शन होता है। और किसी भी जो दो क्यूब के बीच का जो डिफरेंस है, ये क्यूब मतलब सेम है या जो डिफरेंट है, इसको पहचानने का 6 पैरामीटर्स होता है। 3 पैरामीटर्स आर द एज लेंथ, दैट इज मतलब ए बी एंड सी, दीज आर द एज लेंथ। And 3 angles, that is alpha, beta and gamma. A, B, C and alpha, beta, gamma. There are 6 parameters which is used to differentiate the cube, or मतलब differentiate between two cubes. Angle हमने बता दिया अल्फा, बीटा, गामा, and 6 parameters चाहिए किसी भी क्यूब को डिफरेंशिएट करने के लिए, वो मैं बता चुका हूँ। अब नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल 2 टाइप्स के होते हैं। पहला हो गया प्रिमिटिव यूनिट सेल, दूसरा हो गया नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल जो होते हैं उसमें आपको जो भी एटम्स या लैटिसाइट होते हैं वो वर्टेक्स पर प्रेजेंट होते हैं। किसी भी क्यूब के जो आपके कॉर्नर पॉइंट्स हैं उसी जगह पर सिर्फ आपको एटम्स का प्रेजेंस मिलेगा। जैसे इट हैज अ points or particles only at the corners, it is also called simple unit cell। primitive unit cell को simple unit cell भी बोला जाता है। अब आते हैं नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल। ये जनरली 3 टाइप्स के होते हैं, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड इंड फेस सेंटर्ड। इसको हम लोग देखते हैं। देखिए फेस सेंटर्ड जो होते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में जो है आपके मतलब जो भी जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं हमारे जो टोटल 8 वर्टेक्स पर एटम्स प्रेजेंट रहेंगे, उसके अलावा उस क्यूबिक यूनिट के बॉडी के सेंटर में एक एटम प्रेजेंट रहता है। मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये हमारा सिंपल यूनिट सेल हो गया या प्रिमिटिव जिसको बोलते हैं, जिसके सिर्फ कॉर्नर्स पर प्रेजेंट रहते हैं, ओनली वर्टेक्स पर। ये हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल है।
नेक्स्ट है हमारा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है कि सभी कॉर्नर्स पर एक एक एटम्स प्रेजेंट रहेंगे। उसके अलावा इस क्यूब के जो 6 फेस हैं, 1 2 3 4 5 एंड बैक वाला 6, सभी फेस के सेंटर में एक एक एटम्स प्रेजेंट रहते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में। सेकेंड आता है हमारा नॉन प्रिमिटिव में बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड में ऑल वर्टेक्स पर जो है एटम्स प्रेजेंट रहते हैं। इसके अलावा एक एटम्स इस पूरे क्यूब के बीचों बीच, एकदम बीच में, बॉडी के बीच में एकदम सेंटर पॉइंट पर एक एटम कंप्लीटली प्रेजेंट रहता है। इंड सेंटर्ड यूनिट सेल में आपको सभी कॉर्नर्स पर जो है, सभी वर्टेक्स पर एटम्स का प्रेजेंस मिलेगा। इसके अलावा 2 एटम्स जो है, यानी कि किसी भी 2 फेस पर अपने अपोजिट साइड के जो 2 फेस हैं उस पर आपको एटम का प्रेजेंस मिलता है।